नमस्कार। आज रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने धमकी दी न्यूक्लियर वॉर की। न्यूक्लियर वॉर की धमकी मतलब वाकई में एक ऐसी धमकी जिस धमकी से पूरी दुनिया जरूर डरती है। वेस्ट को भी डर लगता है कि न्यूक्लियर वॉर हुई तो पूरी इंसानियत खत्म होने के कगार पर आ सकती है, लेकिन फिर भी धमकी वो दे रहे हैं, पार्शियल मोबिलाइजेशन वो बोल रहे हैं, क्या क्या वो कर नहीं रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर गुलरेज शेख, इंटरनेशनल एक्सपर्ट, डॉक्टर भी हैं और ये एक समाज सेवी भी है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। डॉक्टर साहब, ये पुतिन साहब कर क्या रहे हैं? ये मतलब धमकियां देनी शुरू हो गए, वो भी न्यूक्लियर वॉर की। इनको क्या शौक चढ़ा नया? नहीं, देखिए, ये शौक की बात नहीं करें। ये जियो पॉलिटिक्स है और हार्ड जियो पॉलिटिक्स चल रही है दुनिया भर में। और मेरा नजरिया देखने का कुछ और है। शायद वो नजरिया अभी तक मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि मैं सही हो सकता है मैं गलत हूँ। क्योंकि जब इस प्रकार की स्थितियां होती है तो उसमें हर एनालिस्ट अपने हिसाब से एनालिसिस ही करता है, और वही मैं भी कर रहा हूँ। अब देखिए कि एक इवेंट अभी हो रहा है जो है यूएनजीए, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की बैठक चल रही है। और उसमें ऑलरेडी कुछ घंटे पहले सर्गे लेवरोव, जो कि रशिया के विदेश मंत्री हैं, वो न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं। पहले उनको आने देने का वीजा नहीं मिल रहा था, फिर उसको वीजा दिया गया। तो ये सब चीजों के बीच में इस प्रकार की बात आई है। अब थोड़ा सा आप अपनी जो फिल्म है उसको बैक करें, उसको रिवाइंड कर लें, तो आप ये पाएंगे कि कुछ दिनों से हम ये सुन रहे थे कि रशिया जो है कहीं ना कहीं नुकसान में है यूक्रेन में। वो यूक्रेन की फौजें आगे बढ़ रही है, कुछ हद तक बढ़ी भी सही। लेकिन ये सबसे ज्यादा बात कब हुई थी? ये हुई थी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ की बैठक से पहले, जिसमें पुतिन को भी जाना था। तो उसके पहले एक माहौल वेस्ट ने बनाया, और यूएन जनरल असेंबली की बैठक से समय एक माहौल पुतिन साहब ने बनाया। तो एक तो ये है कि माहौल बनाने की भी एक जंग चल रही है, दूसरी रियल जंग भी चल रही है। देखिए, माहौल बना तो केवल ऐसा नहीं है कि मीडिया मीडिया में ही माहौल बना, कुछ हद तक गेम्स यूक्रेन ने किए। लेकिन मैं हमेशा आपको कहता आया हूं कि ये यूक्रेन वर्सेस रूस की जंग नहीं है, ये रूस वर्सेस वेस्ट की जंग चल रही है। तो उसके लिए खूब पंप हुए होंगे वेपनरी, खूब एम्यूनेशन, आर्म्स, एम्यूनेशन, सब चीजें गई होंगी उस समय, कि इस समय के अंदर ही ये कुछ टेरिटरी यूक्रेन गेन करे। तो ये सब होने के बाद रशिया को एक तो अपनी साख को भी बचाना है, क्योंकि आप ये समझिए रोहित जी कि अगर पुतिन ये जंग हार जाते हैं रशिया यूनाइटेड स्टेट्स से, तो फिर वो सत्ता में नहीं रह पाएंगे। तो पुतिन के लिए ये स्थिति परिस्थिति डू और डाई की वाली स्थिति है। तो वहां पर अब वो बात कर रहे हैं कि पार्शियल मोबिलाइजेशन करेंगे। अब पार्शियल मोबिलाइजेशन का मतलब समझिए, मोबिलाइजेशन कहते हैं कि जब कोई देश अपने सब के सब संसाधन, including manpower, including money, including weaponry, including other resources, एक जंग में झोंक देता है। तो उन शब्दों को देखिए, पार्शियल मोबिलाइजेशन मतलब हम कर रहे हैं लेकिन पूरा नहीं कर रहे, लेकिन पार्शियली अब मोबिलाइज करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि यूक्रेन की जंग शायद और तेज हो जाएगी। एक संकेत इससे हमको ये मिलता है। दूसरा, 25 से 26 तारीख के आसपास ये रेफरेंडम करवाने वाले हैं लुहांस्क और डोनेस्क वाले रीजन में। ये कौन से रीजन है जिनको जंग स्टार्ट होने से पहले पुतिन साहब ने इंडिपेंडेंट टेरिटरीज, इंडिपेंडेंट देश डिक्लेयर कर दिया था। और वहां पर जो है वर्चस्व जो है, जो बहुसंख्यक हैं, वो रूसी आबादी है, रूसी बोलने वाले लोग हैं। तो उनमें रेफरेंडम करवाने वाले, रेफरेंडम मतलब जनमत संग्रह, एक तरह की वोटिंग कि आपको रूस के साथ रहना है कि यूक्रेन के साथ रहना है। तो मुझे नहीं लगता कोई रॉकेट साइंस की आवश्यकता है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। रिजल्ट डेफिनेटली प्रो रशिया आने वाला है। अब आप ये समझिए, तीसरी बात पुतिन साहब कहते हैं, वो कहते हैं कि यदि हमारे देश और हमारे नागरिकों के ऊपर खतरा आता है तो फिर हम जो न्यूक्लियर आर्सेनल है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। अब आप ये समझिए, देश किसको कहेंगे? एक बार रेफरेंडम हुआ और वो रेटिफाई हो गया, तो लुहांस्क और डोनियस्क का जो टेरिटरी है वो रशिया का देश का पार्ट बन गया। अब उसको बचाना
हम उसको बचाने के लिए, लुहांस्क और डोनेट्स्क के टेरिटरी को बचाने के लिए न्यूक्लियर वेपन का भी यूज कर सकते हैं। ये वेस्ट को एक खुली चुनौती और खुली वार्निंग दे दी गई है। तो इन तीनों चीजों के मद्देनजर आप चीजों को रखकर देखें और आप पाएंगे रोहित साहब कि अब हो सकता है दो चीजें हैं इसमें, कि या तो जंग बढ़ जाए या फिर ये है कि रशिया लुहांस्क और डोनेट्स्क की जो टेरिटरीज हैं इनको अपना हिस्सा बना ले। और यदि अमेरिका और वेस्ट सोचता है कि ठीक है ये 15% भाग है लगभग लगभग यूक्रेन का, ये चला गया, इसका हम शांति करते हैं, तो हो सकता है कि इसमें पुतिन को भी एक फेस सेविंग मिल जाएगी कि देखिए मैंने जीत लिया जो मुझे जीतना था। तो फिर विराम लग सकता है जंग के ऊपर और हिंसा के ऊपर, अन्यथा जंग बढ़ेगी। ये मेरा राइट राइट। और लेकिन अच्छा, टाइम बड़ा महत्वपूर्ण है। जब यूक्रेन ने गेम्स करना शुरू किए थे तब एससीओ की बैठक थी, और अभी पुतिन ने जब ये घोषणा की है तब यूएन जनरल असेंबली की बैठक चल रही है। राइट राइट। अच्छा, एक चीज और कि क्या ये जो धमकियां आ रही हैं इससे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स जरूर दिख रही, पहले ही चाइना के साथ प्रॉब्लम्स में है, हमारी 2 वॉर्स पहले से चल रही हैं, इस तरीके की धमकी कहीं प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट कर सकती? मतलब चाइना ताइवान के अफेयर पे भी एक धमकी आ रही है वॉर की, इधर भी धमकी आ रही है, वेस्ट कितनी धमकियां झेले और अमेरिका और यूरोप कितनी धमकियां झेले भाई, वो हर तीसरे दिन धमकी झेल रहे हैं, क्या इनको सीरियसली लेना जरूरी है? देखिए रोहित जी, आप ये मान के चलिए कि यदि ये जंग बढ़ती है यूरोप में और ये दूसरे देशों तक, जैसे सपोज करो कि मोल्डोवा तक पहुंचती है और उसमें वेस्ट अपने संसाधन और ज्यादा लगाता है, तो आप मान के चलिए फिर शी जिनपिंग ताइवान को कैप्चर करने के प्लान बनाएंगे। और आप पूछ रहे हैं कि ये वेस्ट कब तक झेले, रोज धमकियां मिल रही है, तो भाई साहब आपने काम ही ऐसे किए हैं। मैं अपने मुंह की बात नहीं करूंगा, यहां तक कि पोप साहब ने तक इसके ऊपर कहा है कि रूस के दरवाजों तक नेटो की फोर्सेस पहुंची थी। और चूंकि मैं कंफर्म नहीं हूं, शायद उन्होंने एक शब्द यूज किया था, लेकिन मैं उस शब्द इसलिए यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि पोप का एक लिस्टर होता है और मैं जब तक कंफर्म नहीं होऊंगा नहीं कहूंगा, क्योंकि उन्होंने कुछ कहा था शायद कि बार्किंग कर रहे थे रशिया के डोर पर, ऐसा भी शायद कहा था। लेकिन चूंकि वो बात थोड़ी पुरानी हो गई तो मेरी स्मृति में नहीं है, इसलिए मैं पोप का जो कद होता है इसलिए मैं उनके नाम पर कोई चीज नहीं कह सकता। एक धर्म के वो हेड हैं, तो मैं नहीं कहूंगा कि ऐसा 100% है जब तक मुझे 100% नहीं हो। लेकिन उन्होंने डेफिनेटली इसमें ये कहा था कि नेटो की फोर्सेस जो थी वो उन्होंने इग्नाइट किया, एक तरह से उनका कहने का तात्पर्य ये था। तो आपने एक तो रशिया को छेड़ा, जिसको कहते हैं कि भालू की आंख में उंगली करना, तो आपने भालू की आंख में उंगली करी है। अब भालू को गुस्सा आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो होगा। और ये जो समय था रोहित साहब, ये था कि रशिया को अपने साथ रखते और चीन से दूर रखते। आप तो रोज रशिया को गाली दे देकर, रशिया को पराया कर करके आप चीन की गोद में बिठा रहे हो, तो आपको ये सब तो झेलना ही पड़ेगा। अभी आने दो ना ठंड, आपको भरोसा हो सकता है कि न्यू ईयर के गिफ्ट के रूप में एकाएक पूरे वेस्ट के, पूरे यूरोप की गैस बंद कर दे पुतिन। राइट राइट। तो अब जो हम आगे देख रहे हैं, पुतिन ने जिस तरीके के तेवर ले रखे हैं, धमकी देने पे आ चुके हैं, उनके ऊपर, खुद के ऊपर भी हमला हुआ है, एक जानलेवा हमला उन पे हुआ, उनके सबसे करीबी आदमी पे भी जानलेवा हमला था जिसमें उनके सबसे करीबी आदमी की बेटी मारी गई। मारी गई। क्या आपको लग रहा है ये पर्सनल होती जा रही है वो वॉर का करीबी मतलब? नहीं है। देखिए ये हम गलत बोल रहे हैं, कुछ चीजें जो है ना हमारे मीडिया में बहुत ज्यादा हाइप बना देते हैं। वो करीबी व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो वह थिंक टैंक है। यदि आप पुतिन की कर्तव्य को देखें, एक्शंस को देखें, तो आप पाएंगे कि जैसा उनकी किताबों में वो लिखते हैं वैसा का वैसा पुतिन करते हैं। तो करीबी नहीं, लेकिन एक कहते हैं ना कि ग्रेटर रशिया का जो कॉन्सेप्ट है उस पर काम करने वाला वो व्यक्ति है, और डेफिनेटली पुतिन भी उसी प्रकार के हैं। तो मिजाज दोनों का एक जैसा है रोहित साहब। लेकिन आप ये भी सोचिए कि हमारे पास बहुत सारी खबरें झूठी आती है और मैं प्रूव कर सकता हूँ। आपको याद होगा कि जब ये यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी तो कुछ बातें फैलना शुरू हुई थी कि पुतिन बहुत बीमार हैं, पुतिन को शायद कैंसर हो चुका है, पुतिन की सर्जरी होने वाली है। क्या उनकी सर्जरी हुई? क्या उनको कैंसर निकला?
कि पुतिन तो मरने वाले हैं, यहाँ तक की बात चल गई थी। तो ये बहुत सारा प्रोपेगेंडा होता है, आपको समझना चाहिए। इसलिए मैं तो कभी भी कोई खबर आती है तो उस पर सीधे विश्वास नहीं करता। ओके डन। लेकिन ये पुतिन पे तो हमला हुआ ही था, अगर पुतिन पे हमला हो रहा नहीं, है नहीं, और सब होगा, सब होगा, वो सब होगा। लेकिन क्या पुतिन जो रशिया का दिखाया जाता है कि रशिया बिल्कुल कमजोर है, खत्म होने की कगार पर है, मुझे नहीं लगता वो स्थितियां हैं। पर्सनल होती जा रही है वो। नहीं, नेता है साहब, बड़े नेता है, बहुत मोटी चमड़ी के लोग हैं, पर्सनल वर्सनल कुछ नहीं होता है। इनको सबको अपने अपने सत्ताएं बचानी है। हाँ, यदि पुतिन जंग हारते हैं तो फिर वो आपको हो सकता है क्रेमलिन में पावर की जगह पे नहीं दिखे, तो इसलिए उनके लिए पर्सनल हो सकती है कि फिर वो सब कुछ गवा देंगे। दांव पर जो कुछ लगा है वो बहुत कुछ है, और ओके ना केवल पुतिन का बल्कि रशिया का। वरना फिर रशिया को एक पावर की तरह कोई नहीं देखेगा। फिर रशिया की स्थिति जो है ना, वो 90s वाली बन जाएगी कि जिसको कोई बहुत अच्छी नजरों से नहीं देखता था। पुतिन की एक बात है, 20 साल में उन्होंने रशिया को एक ग्लोबल स्टेज पे खड़ा किया है, तो वो नहीं चाहेंगे और रशियंस भी नहीं चाहेंगे कि वो उस स्टेज से उतरना पड़े। ओके, थैंक्स अ लॉट डॉक्टर कुलरेश शेख हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। उम्मीद है आपके साथ जल्दी एक और टॉपिक पे कल या परसों में जैसे मौका मिलेगा, आपके पास टाइम होगा तो जरूर एक और टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।